दोस्तों, पिछले 3-4 दिन से गोदी मीडिया देश को यह बता रही है कि महाराष्ट्र में एक कमजोर मुख्यमंत्री, एक असफल मुख्यमंत्री के खिलाफ उन्हीं के विधायकों ने बगावत कर दी। और बीजेपी कह रही है कि महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है ये अंदर की कले है, ये घर का झगड़ा है, शिवसेना का अपना मामला है। और यही बात बार बार गोदी मीडिया टेलीविजन चैनल पर बोल रही है। लेकिन हकीकत यह है कि जो तस्वीर दिखाई जा रही है वो बिल्कुल झूठ है, सफेद झूठ है। हकीकत कुछ और है। और इसी हकीकत से दोस्तों आज मैं पर्दा उठाने जा रहा हूं। आपको मैं सबूतों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर वो कहानी बताने जा रहा हूं जो शायद गोदी मीडिया हिम्मत नहीं कर पाएगी बताने में। दोस्तों, जो विधायक इस गुवाहाटी के होटल में, 5 स्टार होटल में बैठे हुए हैं, ये दरअसल बागी नहीं है। यकीन मानिए, इनमें ज्यादातर विधायकों को ब्लैकमेल किया गया है। ईडी के मामलों को लेकर, इनकम टैक्स के मामलों को लेकर ज्यादातर की गर्दन पर फंदा है। और इस फंदे की जो आखिरी छोर है वो इन साहब के हाथ में, और ये उसको धीरे धीरे कस रहे हैं, जिसकी वजह से ये बगावत का जो शोर है, जो टीवी पे आप देख रहे हैं, उसको बढ़ाया जा रहा है। मैं आज एक एक सबूत रखने जा रहा हूं इन विधायकों के बारे में जो गुवाहाटी से कथित तौर पर बगावत का बिगुल फूंक रहे हैं। अब ये पहली तस्वीर देखिए। ये तस्वीर है प्रताप सरनाइक की, शिवसेना के बाकी विधायक जो अभी गुवाहाटी के होटल में बैठे हुए हैं। अब ये साहब जो है वो थाने के एक बहुत बड़े रियल एस्टेट एजेंट हैं। अरबों रुपए की अकूत संपत्ति इनके पास है। और कुछ दिन पहले प्रताप साहब ने उद्धव ठाकरे को एक चिट्ठी लिखी, और उस चिट्ठी में इन्होंने कहा कि उद्धव जी, किसी भी तरह मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप मोदी जी से पैचअप कर लीजिए, मत झगड़ा करिए बीजेपी से हाथ मिला लीजिए। अब इस चिट्ठी की वजह क्या थी? ये चिट्ठी प्रताप जी ने इसलिए लिखी क्योंकि इनके खिलाफ 175 करोड़, जी हाँ 175 करोड़, 175 करोड़ रुपए की ईडी की जांच चल रही है। और इनको नोटिस मिल चुका है। और ये जो जांच चल रही है, ये इनके जो थाने की जो कंपनी है, विभांग ग्रुप ऑफ कंपनीज, उनके तमाम लेन देन को लेकर जांच चल रही है। और इनकी हालत ये होने वाली थी कि अगर ये देवेंद्र फडणवीस या अमित शाह के पैरों पे ना पड़ते तो शायद ये इस वक्त जेल में होते। अगर ईडी चाह लेती तो इनको जेल में डाल देती। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये है यामिनी जाधव की। यामिनी जाधव भी बागी विधायक है कथित तौर पे, और शिवसेना की बाईकुला से एमएलए हैं। इनके जो पति हैं उनका नाम है यशवंत जाधव, पैसे वाले हैं, बीएमसी के नेता रहे। और इनके यहाँ हाल फिलहाल इनकम टैक्स ने छापा मारा। इनकी जो बांद्रा में प्रॉपर्टीज थी उनको अटैच कर दिया, तमाम प्रॉपर्टीज हैं इनकी। और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर इनके खिलाफ ईडी जांच कर रही है। तो यामिनी जी और उनके पति, जो दोनों शिवसेना के नेता हैं, ये एमएलए हैं, इनके ऊपर भी फंदा कस रहा था। और इन्होंने भी हाथ जोड़े उद्धव ठाकरे से कि आप हाथ मिला लीजिए बीजेपी से। और ये भी नतमस्तक हो गई देवेंद्र फडणवीस के आगे। अगर ये नतमस्तक नहीं होती, अगर ये गुवाहाटी नहीं जाती, सूरत नहीं जाती, तो शायद इनकी सीरत बदल चुकी होती। ये भी हो सकता है इस वक्त जेल में होती अपने पति के साथ। एक और तस्वीर देखिए, भावना गवाली। ये भी कहने को, अगर आप गोदी मीडिया की बात माने तो ये बागी हैं, लेकिन हकीकत क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ, हकीकत ये है कि अपनी मदर के साथ ये एक एनजीओ चलाती थी मुंबई में। उस एनजीओ में कुछ गड़बड़ सड़बड़ हुआ, शिकायतें हुई, पैसा कमाया गया, और ईडी की जांच शुरू हो गई। और जब ईडी की जांच शुरू हुई तो इनके एक सहयोगी थे भावना जी की, जिनका नाम था सईद खान। और इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि सईद खान को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। उसके बाद फंदा इनके ऊपर कसने लगा, और ये भी शरण में आ गई बीजेपी के कि हमें बचाइए, हमें जेल जाने से बचाइए, जो आप कहेंगे, जहां कहेंगे, जिस कागज पे हम दस्तखत कर देंगे। ये इनकी हकीकत है भावना जी की।
अब दोस्तों तस्वीरें तो इतनी हैं कि मैं आपको दिखाता चला जाऊं तो घंटा बीत जाएगा, लेकिन एक तस्वीर जरूर देखिए। ये तस्वीर आप पहचान गए होंगे, एकनाथ शिंदे साहब है। अब कहने को बागी हैं, ऐसा लग रहा है कि राम मनोहर लोहिया पैदा हो गए हैं। हकीकत क्या है कि ये कभी ऑटो रिक्शा चलाते थे और फिर इतना धन कमाया, इतना धन कमाया कि इनके एक सहयोगी हैं, उस सहयोगी को 10-15 दिन पहले ईडी का नोटिस आ गया। इसके अलावा प्रदीप शर्मा से भी इनके रिश्ते रहे हैं और एनआईए की जो जांच थी, मुकेश अंबानी के यहाँ जो गाड़ी बरामद हुई थी जिसमें काफ़ी गोला बारूद मिला था, उस मामले में भी कहीं इनका नाम आ रहा था। वो एक अलग कहानी मैं पहले बता चुका हूँ। अब ये साहब पर भी जो गर्दन है, इतनी दौलत इन्होंने कमाई है कि गर्दन पर ईडी का फंदा कस रहा था एजेंसियों का। और मेरी बात पर अगर यकीन नहीं है तो आप महाराष्ट्र के नंबर 1 खोजी पत्रकार अशोक वानखेड़े जी, आप इनकी बात सुन लीजिए। वानखेड़े साहब देखिए क्या कह रहे हैं। मैं एकनाथ शिंदे की बात करूं, ये ऑटो चलाते थे। ऑटो चलाते चलाते ये आनंद दिघे के ड्राइवर बने, उनकी गाड़ी चलाते थे, उनके ड्राइवर थे। लेकिन आनंद दिघे एक ऐसा इंसान था कि वो हर एक को अपना परिवार समझता था। तो ये उनके इतने नजदीक हो गए क्योंकि ड्राइवर लगातार 24 घंटे आपके साथ रहता है, तो ड्राइवर से उनका बहुत स्नेह हो गया। तो उन्होंने ड्राइवर को कारपोरेटर लड़ाया। जब ड्राइवर को उन्होंने कारपोरेटर लड़ाया तो फिर उसके बाद वो एमएलए बन गया, विधायक बन गया, विधायक से मंत्री बन गया। एक सचिन जोशी करके इंसान है ठाणे में, जो लोग कहते हैं, चर्चा ऐसी है, अखबारों में छपा है कि वो एकनाथ शिंदे का सारे पैसे का व्यवहार संभालते थे। 10 दिन पहले ईडी की नोटिस मिली उनको, वो गायब है। ईडी भी चुप है, एकनाथ शिंदे भी बाहर है। अब दोस्तों वानखेड़े जी आज आपको बहुत कुछ बताने जा रहे हैं, बहुत कुछ खुलासा आपके सामने करने जा रहे हैं। वो ये भी आज आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह इस बगावत से चंद दिन पहले एकनाथ शिंदे जो हैं वो उद्धव ठाकरे के पैरों में पड़ गए थे। उद्धव ठाकरे की जो पत्नी हैं, जिनको भाभी कहते हैं, उनके आगे रोने लगे थे, कस्में वादे सब किए, कहा कि साहब मैं आपका भक्त हूं, मैं आपसे कहीं भटक के जा नहीं सकता, जो शिकायतें आप मेरे बारे में सुन रहे हैं गलत है। वो किस तरह से वो नाटक हुआ उद्धव ठाकरे के घर में, वो आपको बताएंगे अशोक वानखेड़े। और वो ये भी बताएंगे कि शिवसेना के और कौन से महाराष्ट्र के नेता हैं जो कोई सब्जी का ठेला लगाता था, तो कोई चपरासी था, तो कोई ऑटो चलाता था, तो कोई ड्राइवर था, और कैसे ये सब्जी वाले और ड्राइवर और चपरासी और ऑटो चलाने वाले लोग ये कैसे अरबपति बने, ये भी आपको अशोक वानखेड़े बताएंगे। लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा सा एक और तथ्य आपके सामने रखना चाह रहा हूं, और ये तथ्य जो है वाकई आपको हिला देगा। अब दोस्तों इसी नाटक की एक और कहानी है जो बड़ी दिलचस्प है, चौंकाने वाली है, और वो कहानी है एकनाथ शिंदे के डिनर पार्टी की। ये जो डिनर है ये थाने की एक झील है, बड़ी खूबसूरत सी झील है, उपवन झील, उपवन लेक, और वहां पर एक बड़ा खूबसूरत सा बंगला है मेयर का। उसी बंगले में से सल्तनत चलती थी एकनाथ शिंदे की। वहां पर उन्होंने विधायकों को बुलाया, क्योंकि नेता सदन थे, तो विधायकों ने समझा कि वाकई कोई मीटिंग होगी। उनको पता नहीं था विधायकों को, ज्यादातर विधायकों को, कि वहां पर पुलिस आ जाएगी, फिर बसें आ जाएंगी, फिर उनको वहां पर बसों पे बैठा दिया गया। हकीकत ये थी कि कुछ विधायकों को जबरदस्ती पुलिस की बंदूक की नोक पर बैठाया गया बस में, और ये बस रुकी नहीं, सबको एक तरह से आप कह सकते किडनैप कर लिया और सूरत के उस होटल में ले गए जहां अमित शाह और मोदी जी के बड़े खास CR पाटिल जो सूरत के MP हैं, उन्होंने एक होटल में इंतजाम कर रखा था। अब ये जो कहानी है मुझसे मत सुनिए, ये सुनिए इन 2 शिवसेना के विधायकों ने, जो बता रहे हैं कि किस तरह से पुलिस के पहरे में इनको पकड़ा गया, पकड़ के इनको होटल में बंद किया गया। ये विधायक किसी तरह से वहां से भागे हैं, मराठी में बोल रहे हैं, आप इनकी बात जरा सुनिए। से बाहर निकला, वहां से गोवा गया, वहां से महाराष्ट्र में आया, उसके बाद मैं सेफ फील कर रहा हूं। मी महाराष्ट्राचा आमदार झालो, जेवढं स्वागत माझं झालं नव्हतं। तो दोस्तों किसी विधायक को पुलिस की बंदूक की नोक पर, किसी को किडनैप कर लिया, अगवा कर लिया, किसी को डरा धमका कर, किसी को
जेल भेजने को लेकर कि उसके खिलाफ ईडी जांच चल रही है, उसके खिलाफ इनकम टैक्स का छापा पड़ रहा है, उसकी प्रॉपर्टी संपत्तियां अरबों रुपए की सील कर दी गई हैं। तमाम मजबूरियों के चलते जिस तरह से घेराबंदी की गई है पिछले 15 दिन में, उसका ब्यौरा, जी हां, अंदर की कहानी आपको बताएंगे अशोक वानखेड़े। मेरी उनसे बात हुई, कुछ एक्सेप्ट्स आप उनसे सुन सकते हैं जो शायद आपको चौंकाए। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो सारी घटना हुई, इतने विधायक इकट्ठे हुए, थाने में पार्टी हुई, रात्रि भोज हुआ, वहां साजिश रची गई, देवेंद्र फडणवीस टच में थे, उधर गुजरात में होटल का इंतजाम हो रहा था, ली मेरिडियन की बुकिंग चल रही थी, उसके बाद मंत्री पहुंच गए वहां पर, थाने के जो मेयर का बंगला था, और ये सारी चीजें साजिश रची जा रही हैं और मुख्यमंत्री को पता नहीं, मुख्यमंत्री की पुलिस को पता नहीं, मुख्यमंत्री की इंटेलिजेंस को पता नहीं। ये कैसे मुमकिन हो? देखिए, ये पता मुख्यमंत्री को था, ये पता शरद पवार को भी था, और ये इंटेलिजेंस ने भी रिपोर्ट दी थी कि कुछ मूवमेंट है। और यही बात सोचते हुए उद्धव ठाकरे ने शिंदे जी को अपने घर पे बुलाया। पूछा गया कि ये क्या हो रहा है, क्या ये मीटिंगें हो रही है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो लगातार विधायक आते हैं, तो बात तो आपको भी पता है, कोई गलत तो नहीं है, और आपको लगता है कि ऐसा कोई विरोध कर रहा होगा, तो वो उस टाइम पे इमोशनल होके रो दिए आंसुओं से। कौन रो दिए? एकनाथ शिंदे। उन्हें कहा कि अरे मैं परिवार का पार्ट हूं, ठाकरे परिवार का मैं हिस्सा हूं साहब, आप ऐसा कैसा सोच सकते हैं? कोई कुछ भी कह देगा आप मान लोगे? मेरी जिंदगी गई है आप शिवसेना के लिए। मैं बाला साहब ठाकरे का आज भी भगवान जैसी पूजा करता हूं। लोग कुछ भी कहेंगे साहब, आप कुछ बताइए, भाभी जी आप बताइए। ये उनकी पत्नी को भी बोला गया, उनकी पत्नी को भी लगा कि जब रो रहा है आदमी, फिर उन्होंने कहा कि चलो छोड़ भूल जाइए, लोग ऐसे कहते रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा अपने को, बीजेपी अपने पीछे लगी हुई है, थोड़ा संभल के रहना। और एक काम करना, अभी जो विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं 4 दिन बाद, इसका सारा वोटिंग का जिम्मा तुम संभाल लेना, तुम रणनीति तय करना। तो इन सारे विधायकों को तुम इकट्ठा करोगे, इनसे वोटिंग दिलवाओगे। ये जब बोल रहे थे उद्धव ठाकरे, तब उनको ये मालूम नहीं था कि जो प्लान एग्जीक्यूट होने वाला है उसकी कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक की मदद उद्धव ठाकरे इनडायरेक्टली कर रहे हैं। तो इन लोगों को सबको ईडी का डर है। आप उसको देख लीजिए, जो सरनाइक है, प्रताप सरनाइक, ये भी ऑटो चलाते थे, आज अब्जोपति है, उनको ईडी का नोटिस मिला। जब से नोटिस मिला वो लगातार लेटर लिख रहे हैं कि हमें बीजेपी के साथ जाना है, हमें बीजेपी के साथ जाना है। नारायण राणे को ईडी का नोटिस मिला, वो बीजेपी वाले हो गए। कृपा शंकर सिंह सब्जी का ठेला लगाते थे अंधेरी में, उसके बाद में कांग्रेस में गए, नेता बने, मंत्री बने, अब्जोपति है, उनको ईडी का नोटिस मिला, वो बीजेपी चले गए हैं। भावना गौड़ी को ईडी का नोटिस मिला, ईडी प्रताड़ित कर रही है, वो बोल रही है कि हमको बीजेपी के साथ जाना है। ये लगातार जो कल तक पिछले सरकार में जो ये कह रहे थे हमको किसी भी हालत में बीजेपी से हटना है, इस सरकार से हटना है, बीजेपी हमको खत्म कर रही है, वो आज कैसी बोल रही है कि आज बीजेपी के साथ जाना है। बात हिंदुत्व की होती है, तो शिवसेना ने हिंदुत्व कहां छोड़ा? एकनाथ, ये कोई भी बता दे मुझे कि शिवसेना ने इस बेस पे हिंदुत्व छोड़ा। यदि कांग्रेस और एनसीपी के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार बनाना हिंदुत्व छोड़ना है, तो फिर पीडीपी के साथ सरकार बनाने के बाद तो कब का हिंदुत्व स्वाहा हो चुका है बीजेपी का। आपको लगता है ये जो ऑपरेशन हुआ है, इस ऑपरेशन के पीछे शिवसेना को खत्म करने की आपको एक साजिश लगती है, एक ऑब्जेक्टिव लगता है कि अब शिवसेना ही खत्म करो? क्या लगता है आपको ऑब्जेक्टिव? शिवसेना खत्म करने का ही ऑब्जेक्टिव है, लेकिन शिवसेना खत्म नहीं होगी, शिवसेना फिर से उभर सकती है। शिवसेना पे कई बार हमले हुए, शिवसेना से छगन भुजबल गए, नारायण राणे गए, राज ठाकरे गए, शिवसेना टूटी है, उठी है फिर से। मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को खत्म होने का दावा कभी नहीं करता। जब बीजेपी 2 सांसदों पे आई थी तब भी हमने कहा था कि बीजेपी खत्म नहीं हो सकती। आज बीजेपी 300 प्लस है, ये तो चक्र चलता है, आना जाना तो चलता है। आज आप सरकार, लेकिन अगर मोदी और शाह इस पार्टी को खत्म करना चाहते हैं तो उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव आपको क्या दिखता है? अगर वो खत्म करते हैं इसलिए कि वो जो बार बार कह रहे हैं कि आप बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे, ठीक है, फिर असली हम बाला साहब ठाकरे के वारिस हम हैं। वो बोलते हैं कि हम बाला साहब ठाकरे को भगवान मानते हैं, आनंद दिघे को भगवान मानते हैं। जो पोस्टर्स है उस पोस्टर्स में
एक नाथ शिंदे, पीछे दिघे और उसके बाद बाला साहब ठाकरे। उद्धव ठाकरे कहीं नहीं है, उद्धव ठाकरे कहीं नहीं है, आदित्य ठाकरे कहीं नहीं है, लेकिन ये उनका परसेप्शन है। मैंने बार बार देखा, छगन भुजबल जब गए तो छगन भुजबल मुंबई से चुनाव लड़ते थे, उसके बाद उनको बेस नासिक शिफ्ट करना पड़ा, फिर मुंबई से चुनाव नहीं जीत पाए। नारायण राणे तो अभी भी लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाते सेना छोड़ने के बाद, आज भी उनको राज्यसभा में आना पड़ता है। राज ठाकरे का क्या हुआ? राज ठाकरे के पास एक एमएलए है, वो भी उधार का सिंदूर है, और 2-4 कारपोरेटर इधर उधर होंगे। कहां गए राज ठाकरे? क्यों नहीं उनके साथ लोग हैं? लोगों ने ठाकरे परिवार को शिवसेना के साथ जोड़ा है। आप परिवारवाद के खिलाफ है, लेकिन आप रीजनल पार्टीज में जो परिवारवाद चलता है उसको रोक नहीं सकते, वो तो चलेगा, और उसको आप तोड़ तोड़ के कितना तोड़ोगे? आज शिवसेना के सारे एमएलए आपने हाईजैक किए, 2-4 एमएलए तो रहेंगे उनके पास, 4 एमएलए की वजह से फिर से चालू हो जाएगा। अगली बार चुनाव होगा, ये चुनाव में ये जो लोग चुनाव जीत के आए हैं शिवसेना के, ये कैडर तय करेगा कौन किसके साथ। यदि आप बीजेपी के साथ ही है तो फिर भी लोग बीजेपी के साथ क्यों नहीं जाएंगे? बीजेपी में जो नकली लोग घुसे उसको बीजेपी के नेता क्यों मानेंगे? कल यदि एकनाथ शिंदे बीजेपी में चले जाते हैं और ठाणे में बीजेपी लाते हैं, तो जो ठाणे में सालों से बीजेपी का काम कर रहे थे, वो जो लोग बीजेपी का कैडर है ठाणे में, वो एकनाथ शिंदे को नेता क्यों मानेगा? ऐसे कई जगह जो उधार का सिंदूर आया है वो फेल हो गए। अगर ये सरकार जो जाती हुई दिख रही है उद्धव ठाकरे की, ये सरकार चली जाती है, और क्योंकि जो नंबर गेम है, नंबर गेम जाहिर तौर पे बीजेपी, इंडिपेंडेंट और जो बागी शिव सैनिक के नंबर्स इनके पास हैं, अगर नई सरकार बनती है तो क्या शिंदे मुख्यमंत्री होंगे या देवेंद्र फडणवीस होंगे? देवेंद्र फडणवीस भी मुख्यमंत्री होंगे। देवेंद्र फडणवीस पूरा जोर लगाएंगे। बीजेपी की अंदरूनी भी राजनीति है, हो सकता है कोई नया नाम भी आए, बहुत सारी चीजें हैं। देवेंद्र फडणवीस को भी अपोज है बीजेपी में, लेकिन शिंदे नहीं होंगे। शिंदे सवाल ही नहीं उठता, शिंदे होने का इसका मतलब फिर शिंदा क्या है? शिंदे जो है वो एक मोहरा थे, वो एक बलि का बकरा है, या वो एक ब्लैकमेल किए हुए विक्टिम है? दीपक भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, ना ब्लैकमेल किए हुए विक्टिम है, ना मोहरा है। शिंदे को इतना पता है, जितना आज तक कमाया वो यदि गमाना नहीं है तो मुझे जय श्री राम का नारा लगाना होगा, भाजपा की जय बोलना होगा। अब अशोक वानखेड़े पिछले 25-30 बल्कि 35 सालों से वो महाराष्ट्र में ऐसा कोई नेता नहीं जिसको जानते ना। और इसलिए एक बड़ी बात उन्होंने वानखेड़े साहब ने कही कि दरअसल मोदी और शाह, उनका जो टारगेट है वो सरकार गिराने तक सीमित नहीं है, वो शिवसेना को दरअसल खत्म करना चाहते हैं। ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी, जो उन्होंने हाल उत्तर प्रदेश में मायावती का किया, और जो मायावती का जो दलित वोट था उसको किस तरह से उसकी सेंधमारी करी और उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीता, ये आपने देखा। वही हाल अब शिवसेना का वो करने जा रहे हैं, जिसके लिए ये बगावत और ईडी और इनकम टैक्स की कहानी। दरअसल बीजेपी और खासकर अमित शाह और मोदी एक चीज रियलाइज कर रहे हैं कि आज की तारीख में बीजेपी का जो वर्चस्व है महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा है। एक जमाना था 1990 में जब बीजेपी बी टीम हुआ करती थी महाराष्ट्र में शिवसेना की। बाला साहब ठाकरे वो ए टीम थे और अटल जी और अडवाणी जी बी टीम थे। उस वक्त अगर आप वोट शेयर देखेंगे तो वोट शेयर 1990 के आसपास 10% जो है वो बीजेपी का था और शिवसेना 16-17% पे थी। लेकिन 2014 के बाद बीजेपी का जो वोट शेयर है वो तकरीबन 28% तक गया, 3 गुना ज्यादा, और शिवसेना का जो वोट शेयर है वो कम होने लगा। और उसके बाद 2019 में भी आपने देखा कि बीजेपी 25% से ज्यादा था और जबकि शिवसेना 16%। तो बीजेपी का जो वोट शेयर है वो बढ़ा है पिछले 7-8 साल में, और शिवसेना का वोट परसेंटेज घटा है। यही कारण है कि मोदी जी को लगता है, अमित शाह को लगता है कि बीजेपी बहुत तेजी से महाराष्ट्र में खुद को अकेले दम पर स्थापित कर सकती है, और इसीलिए वो शिवसेना को खत्म करना चाहते हैं। और यही मकसद था जहां ईडी, इनकम टैक्स और इन सब की मदद दी गई। यानी एक तीर से कई शिकार कर रहे थे। एक शिकार तो आप कह सकते हैं सरकार गिराने का और अपनी बनाने का, दूसरा शिवसेना को खत्म करने का, और तीसरा जो मैंने कल कहा था आपसे, फाइनेंशियल पाइपलाइन विपक्ष की तोड़ देने का। क्योंकि महाराष्ट्र देश की फाइनेंशियल कैपिटल है। देश का चाहे कोई भी चुनाव हो, पैसा कहीं ना कहीं कॉरपोरेट से या बड़े बाजार से वो महाराष्ट्र से ही ट्रेवल करता है। उस फाइनेंशियल पाइपलाइन को भी वो तोड़ना चाहते हैं, ये एक मकसद है। लेकिन बड़ा मकसद ये है शिवसेना को खत्म कर देना, जैसे बसपा को खत्म करने की तैयारी उत्तर प्रदेश में की गई।
तो ये आज का वीडियो था और मेरी ये कोशिश रहती है कि सच जो है जिसको छुपाया जा रहा है पर्दे के पीछे, उसको कहीं ना कहीं दफन किया जा रहा है, उसको निकाल कर आपके सामने लाऊं और सही तस्वीर आपको दिखाऊं। मुश्किलें आती हैं ऐसी खबरें करने में, लेकिन आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। आप ही माध्यम हैं, आप ही मेरी प्रेरणा है और आपसे ही उम्मीद और हौसला मिलता है मुझे। और आप कह सकते हैं कि मैं ही आपकी आवाज़ हूँ, आप मेरी आवाज़ हैं। एक जैसा हम लोग सोचते हैं देश की बेहतरी के लिए, और इसीलिए आप ये वीडियो देखने आते हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए आप, इतनी ही मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करिए, और बेल आइकन अगर आपने नोटिफिकेशन उसका प्रेस नहीं किया तो वो भी करिए, आप बेल आइकन भी क्लिक करिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है आपको मैं अंदर की खबर लाता रहूं, सामने देता रहूं। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक बड़े वीडियो के साथ जल्दी। नमस्कार।